वेलकम टू द वर्ल्ड वॉच। आप लोग सुने होंगे 2008 के लेमन क्राइसिस के बारे में। लेमन ब्रदर्स उस टाइम बैंकरप्सी से पहले फोर्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक हुआ करता था। जब वो बैंकरप्ट हुआ तो पूरा विश्व की अर्थनीति पर इसका बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ा। अब वैसे ही कुछ यूएस में फिर से देखा जा चुका है। आइए इसके बारे में जानते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक जो यूएस का 16th लार्जेस्ट बैंक है वो कोलैप्स कर चुका है। तो रीज़न क्या है कि इस रीज़न की वजह से वो कोलैप्स कर गया, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बेसिकली ये बैंक यूएसए के कैलिफोर्निया में सेंटा क्लारा में लोकेटेड है एंड ये 16 लार्जेस्ट बैंक था यूएसए में। ये बैंक मेनली टेक स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट के लिए जाना जाता था एंड इन लोगों का कस्टमर ज़्यादातर बिजनेस एंड वेल्दी इंडिविजुअल्स था। मतलब नॉर्मल आप और हम लोग की तरह कस्टमर इन लोगों का था नहीं, इन लोग का ज़्यादातर वेल्दी कस्टमर बेस था। 2015 में 65% ऑफ टोटल यूएस स्टार्टअप ये अकेला बैंक कंट्रोल करता था। मतलब आप समझ सकते हैं कि यूएस का स्टार्टअप का 65% मतलब टोटल स्टार्टअप टेक स्टार्टअप का 65% ये अकेला कंट्रोल करता था। अब इस बैंक का क्लाइंट्स कौन कौन सा है ये थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। बेसिकली इनका क्लाइंट्स है एयरबीएनबी, सिस्को, फिटबिट, पिंटरेस्ट, ब्लॉक आईएनसी। इन सब के बारे में आप लोग ज़रूर सुने होंगे। एसवीपी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम था। कहा तो ये जाता है हाफ ऑफ द वेंचर कैपिटल बैक्ड टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर कंपनीज यही बैंक फाइनेंस करता था। मतलब क्या है कि वेंचर कैपिटल मतलब स्टार्टअप में जो इन्वेस्ट करता है वेंचर, उसका वेंचर कैपिटलिस्ट ज़्यादातर बोलते हैं या फिर एंजल इन्वेस्टर भी ज़्यादातर इन्वेस्ट करते हैं। तो उन लोग को कोई इन्वेस्ट करने के लिए भी तो फंड चाहिए होता ना, तो वो जो एसवीपी बैंक है तो वो इसमें इन्वेस्टमेंट करता था ज़्यादातर, मतलब वेंचर कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करता। मार्च 2021 से पहले इस बैंक के लिए सब कुछ ठीक ही चल रहा था। 2020 के मार्च में बैंक का डिपॉजिट था 62 बिलियन जो 1 ईयर में डबल होकर 124 बिलियन तक पहुंच चुका था। मतलब क्या है ना कि आप लोग अगर कोविड के एकदम बात अगर गौर करेंगे, जो मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते या फिर मानो कि जो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते तो उसमें ना रिटर्न बढ़िया मिल रहा था। कि मतलब स्पेशली स्टॉक मार्केट जो था वो टेक स्टार्टअप का टेक जो स्टॉक है वो अलग ही मूव पर चल रहा था। मतलब पैसा बहुत जल्दी डबल ट्रिपल हो रहा था। तो ये बेसिकली क्यों हुआ ना कि 56% ऑफ इट्स लोन पोर्टफोलियो जाता था वेंचर कैपिटल फर्म्स एंड प्राइवेट इक्विटी फर्म्स में एंड वो लोग ज़्यादातर टेक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता था। क्योंकि इसके अलावा ये लोग ट्रेजरी बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करते थे एंड इन लोग का ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में ही था। अब क्या हुआ दोस्तों, कोविड के टाइम ये लोग बहुत सारा बॉन्ड परचेस कर लिए थे, मतलब कि लोअर इंटरेस्ट रेट पे परचेस कर लिया था। अब क्या हुआ, कोविड के बाद इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए जब फेड एग्रेसिव रेट हाइक करने लगा तब इन लोग का मेन दिक्कत शुरू हुआ। मतलब क्या कि कोविड के टाइम क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो यूएस गवर्नमेंट था या फिर मानो कि अदर जो यूरोपियन कंट्रीज था वो क्या अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रखने की बेसिकली क्या डिमांड एंड सप्लाई को स्टेबल रखने के लिए क्या है कि लगातार उस जो मनी है वो प्रिंट किया। अब मनी जब प्रिंट हुआ तो उसमें क्या हुआ कि वो एग्रेसिव मार्केट में मनी फ्लड करना शुरू कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि लोगों के पास एडिशनल खर्चा करने के लिए पैसा आ गया। अब क्या हुआ कि जब ये पैसा उन लोग के पास आया तो वो खर्चा कर लिए। अब नेक्स्ट जब इकोनॉमी धीरे धीरे खुलने लगा तब क्या हुआ कि जो एक्स्ट्रा जो मनी जो है वो उसको दोबारा अपने पास खींचना ज़रूरी था। तो फिर क्या किया, लगातार इंटरेस्ट रेट हाइक करने लगा। इंटरेस्ट रेट हाइक करने से क्या हुआ कि मान लीजिए कि अगर एक आप गाड़ी खरीदने लगे, आपको अगर पता है कि बैंक पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो आप बेसिकली वो गाड़ी नहीं खरीदोगे। ज़्यादातर चांस यही है कि आप उसको इन्वेस्ट कर दोगे कि आपको थोड़ा बढ़िया रिटर्न मिल जाए। इसको आप एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति कोविड के टाइम बॉन्ड परचेस किया हो 3% इंटरेस्ट रेट पे एंड कोविड के बाद अगर जो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट है 6% हो जाए तो पुराने वाला बॉन्ड का वैल्यू गिर जाएगा। तो उसको कोई क्यों खरीदेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप कोविड के टाइम अब बॉन्ड खरीदे हो 3% में। अब क्या हुआ कि जैसे ही फेड इंटरेस्ट रेट हाइक करना शुरू कर दिया तो बॉन्ड का तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। तो बॉन्ड का अगर जो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो जो पुराना वाला बॉन्ड है जो एसवीपी खरीदा चुका है तो उसका वैल्यू गिर जाएगा, उसको बेसिकली कोई नहीं खरीदेगा। इससे क्या हुआ दोस्तों कि इन लोगों को $15 बिलियन का लॉस हुआ। INR में इसका रफली कैलकुलेट किया जाए तो 1,22,000 करोड़। ठीक है। उसी समय और एक जो दिक्कत हुआ इन लोगों को वो है स्टार्टअप कंपनीज का ज़्यादातर अपना डिपॉजिट उठा लेना, क्योंकि उन लोग को कंपनीज का डे टू डे खर्चा चलाने में दिक्कत हो रहा था।
फेड जैसे ही इंटरेस्ट बढ़ाना शुरू कर दिया, इन्वेस्टर सेफर साइड में जाने लगे। जैसे मैं आपको पहले बताया, लाइक जैसे एक एग्जांपल है कि एफडी, बॉन्ड्स एंड बैंक से भी वो लोन लेना मुश्किल हो रहा था क्योंकि लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका था। तो वो लोग बैंक से डिपॉजिट उठाने लगे। कोई भी बैंक को अगर कस्टमर पैसा उठाना चाहता है तो उनको वो देना ही पड़ेगा, उसमें बेसिकली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दिक्कत उन लोग का तब शुरू हुआ जब सब एक साथ पैसा उठाने के लिए आ गए, क्योंकि कोई भी बैंक के पास इतना सारा लिक्विडिटी एक ही साथ नहीं रहता। एक्चुअली क्या है ना, इन लोग का ज़्यादातर कस्टमर कंपनीज ही था। एंड अब जैसा जैसा इन्फ्लेशन बढ़ता चला गया, रेट हाइक होने लगे, वैसे वैसे कंपनीज प्रोडक्ट का डिमांड घटता चला गया, क्योंकि अल्टीमेटली रेट हाइक का टारगेट ही वही था कि डिमांड को कैसे किल किया जाए। इससे क्या हुआ, कंपनीज के प्रॉफिट में इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो गया। उससे क्या हुआ कि डे टू डे एक्सपेंसेस कंपनीज को चलाना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। आप लोग सुना होंगे कि फेसबुक, नेटफ्लिक्स मैसिव लेऑफ्स हो रहा है, एम्प्लॉयज़ को बाहर निकल रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेल इतना नहीं हो पा रहा, तो प्रॉफिट को, मार्जिन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है ना कि वो मैसिव फायर कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ का। ट्विटर में भी आप लोग ये चीज़ सुने होंगे। इसको मैं एक एग्जाम्पल की तरह आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कोविड के टाइम आप लोग जितना अमेजोन से शॉपिंग कर रहे थे या OTT देख रहे थे, उतना अभी शायद आप नहीं देखते होंगे। इससे ओवरऑल बिजनेस में क्या हुआ कि इम्पैक्ट हुआ। अब दिक्कत क्या हुआ, बैंक के पास लिक्विडिटी था नहीं, तो बैंक क्या किया, अपने अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज़ को $1.8 बिलियन का लॉस में बेच दिया। अब देखिए 8 मार्च 2023 को SVB ने फिर से अनाउंस किया कि वो $21 बिलियन वर्थ इन्वेस्टमेंट को सेल करेगा, $15 बिलियन को बोरो करेगा एंड $2.25 बिलियन को जो स्टॉक है वो सेल करेगा। अब जैसे ही SVB ये स्टेप लिया, 8 मार्च मोदी ने इनका क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड कर दिया तुरंत ही। अब एक चीज सोचिए, अगर कोई भी बैंक का ये सब न्यूज़ सामने आता रहेगा तो US की उस बैंक के ऊपर, वो कोई भी बैंक हो, हम लोग यहाँ पे अगर कोई भी बैंक में ऐसा अगर न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा है तो उस बैंक के ऊपर आपका ट्रस्ट जो है वो हिलने लगेगा। तो 9 मार्च को कस्टमर ने $42 बिलियन बैंक से विड्रॉ किया। जैसे ये हुआ, बैंक का कैश फ्लो $958 मिलियन में नेगेटिव में चला गया। 10 मार्च से 2 दिन पहले जब SVB डिपॉजिटर्स को पैसा उठाने नहीं दे रहा था, देन क्या हुआ, 10 मार्च को फेडरल रिजर्व एंड फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का एग्जामिनर SVB ऑफिस में आया फाइनेंशियल चेक करने के लिए कि भाई देखिए इसमें क्या चल रहा है, एक्चुअली इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है। इसके कुछ घंटे बाद कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड इनोवेशन, शॉर्ट फॉर्म में इसका DFPI, ने एक ऑर्डर जारी किया कि SVB के ऊपर कंट्रोल जारी किया जाएगा ड्यू टू इंसॉल्वेंसी एंड इनएडिक्वेट लिक्विडिटी, मतलब पैसा कम होने के चलते एंड देवलिया होने के चलते। ठीक है, फिर फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन FDIC को SVB का रिसीवर बनाया गया है, मतलब SVB का कंट्रोल अथॉरिटी बनाया गया। अब वो क्या करेगा, वो एक नया बैंक बनाया नेशनल डिपॉजिट ऑफ सेंटा क्लारा के नाम से। आपको याद होगा कि ये बैंक भी सेंटा क्लारा में लोकेटेड है, तो उसी नाम से एक बैंक बनाया गया। जस्ट इमेजिन कीजिए, कोलैप्स करने से पहले इस बैंक के पास 175 बिलियन वर्थ कस्टमर डिपॉजिट का। और आपको एक चीज़ बोला था कि इन लोग का ज़्यादातर जो कस्टमर है, जो क्लाइंट्स हैं, वो ज़्यादातर बिजनेसेस हैं। उसमें टेक स्टार्टअप में इंक्लूड होता है, उसमें बहुत बड़ा बड़ा जो बिजनेसमैन है वो सब इसमें इंक्लूड होता है। सेंटा क्लारा बैंक अब पूरा इस बैंक का जो भी है, डिपॉजिट हो, अनरियलाइज्ड एसेट्स हो, बॉन्ड्स हो, इक्विटी हो, सबका हिसाब किताब यही देखेगा। अब ये बैंक 13 मार्च से ऑपरेट करना स्टार्ट करेगा, मतलब मंडे से स्टार्ट करना शुरू करेगा, मतलब आज शुरू हो चुका होगा। रेगुलेटरी के हिसाब से इस बैंक का टोटल डिपॉजिट का 89% अनइंश्योर्ड है। रेगुलेटरी के हिसाब से मतलब 89%, मतलब टोटल जो एसेट्स है उसका 89% अनइंश्योर्ड है। लेकिन मूडीज के हिसाब से, मूडी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, बहुत नामचीन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, तो उनके हिसाब से अनइंश्योर्ड अमाउंट का 80 to 90% रिकवर किया जा सकता है, मतलब 89% अनइंश्योर्ड है। अब उस 89% जो खुद में 100% है, उसके 80 to 90% उसका रिकवर किया जा सकता है। अब ये सबके बीच में एक सवाल जो आता है, SVC के एम्प्लॉयज़ का क्या होगा, क्योंकि वहाँ का तो एम्प्लॉयज़, अब उसका क्या होगा। FDIC जो है, सिलिकॉन वैली बैंक को एम्प्लॉयज़ को ये कहा कि आप 45 डेज तक रुक जाइए, बदले में आपको सैलरी 50% हाइक मिल जाएगा, और जो एक्स्ट्रा वर्किंग आवर जो भी करेगा तो उसको डबल पेमेंट मिलेगा। इससे इम्पैक्ट क्या होगा, एक्सपर्ट के हिसाब से, मतलब ये जो कोलैप्स कर गया जो बैंक,
तो इससे इम्पैक्ट क्या होगा, एक्सपर्ट के हिसाब से ये यूएस के फिनेंशियल सिस्टम पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ये टेम्पोररी होगा। ये बैंक कोलैप्स डेफिनेटली हार्डशिप क्रिएट करेगा टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के बीच में, क्योंकि जब वो अपना पैसा नहीं उठा पाएगा तो वो बाहर जाएगा लोन लेने के लिए, इससे इंटरेस्ट का बर्डन उनके ऊपर आएगा। इसके अलावा क्या होगा, कंपनी अपना खर्चा कम करने के लिए मैसिव लेऑफ्स करेगा, बहुत स्टार्टअप को कम्प्लीटली शट डाउन हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि इससे इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। ट्रैक्सन के डेटा के अकॉर्डिंग एसवीबी 21 इंडियन स्टार्टअप पे इन्वेस्टेड है। स्टार्टअप लाइक पेटीएम, कार वाले, ब्लू स्टोन, INMO, ये सब में भी बैंक इन्वेस्टेड था, लेकिन इसे एग्जैक्ट अमाउंट कितना है, मतलब इतना अमाउंट एग्जैक्ट इन्वेस्ट किया वो डिस्क्लोज नहीं हुआ। लेकिन ट्रैक्सन के डेटा के अकॉर्डिंग 2011 के बाद इंडियन स्टार्टअप एसवीबी का कोई भी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है। चलो ये एक बहुत अच्छा बात है कि 2011 के पहले जो इन्वेस्टमेंट था, लेकिन अभी उनके पास इतना कोई सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे यही लगता है कि इससे इंडिया में लेमन ब्रदर वाला क्राइसिस नहीं आएगा। नो डाउट थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करेगा, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं जैसा 2008 में आया था। एक्चुअली क्या देखिए, 2008 में इकोनॉमी कुछ और था, इंडिया का सभी सिचुएशन कुछ और था। अभी इंडिया बहुत सेल्फ रिलायंट हो चुका है, अभी बहुत कुछ इंडिया में बदल चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे 2008 वाला क्राइसिस इंडिया में देखा जाएगा। फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है। अगर फर्दर कोई अपडेट आता है तो डेफिनेटली मैं आपको वीडियो के थ्रू अपडेट कर दूंगा। तो यही पूरा अपडेट था दोस्तों, एसवीबी बैंक क्यों कोलैप्स किया एंड इससे इंडिया में क्या प्रभाव पड़ेगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होगी। ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, सी यू सून।